नमस्कार बच्चों, मैं हूं मनोज बेनीवाल, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंदा छोही फतेहाबाद से। और आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 7वीं के अध्याय 1 भूगोल का ये अध्याय जिसका नाम है पर्यावरण। इसका अध्ययन करने वाले हैं। मिली। आज जब मैं स्कूल जा रहा था ना, तब मैंने देखा कि हमारा जो खेलने का मैदान है वहां पर खुदाई हो रही थी। क्यों? खुदाई क्यों? सुना है वहां पर एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनने वाली है। फिर हम कहाँ खेलेंगे? और वहाँ पर जो जानवर हैं, तितलियाँ, बंदर और वहाँ के बहुत सारे छोटे छोटे जंतुओं का क्या होगा? आज सुबह प्रधानाचार्य ने प्रार्थना सभा में बताया था कि हमारे चारों ओर जितनी भी वस्तुएं हम देखते हैं वो पर्यावरण कहलाता है। फिर तो ये जो विकास हो रहा है, जो बिल्डिंग्स बन रही है और जितने भी काम हो रहे हैं नए नए, उनके कारण तो पर्यावरण जो है वो खराब हो रहा है। हाँ मिली, हमारे टीचर भी कह रहे थे कि हम मानव पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। तो चलो टीचर से पूछते हैं कि यह पर्यावरण क्या है और इस पर्यावरण को हम कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाँ हाँ, चलो चलते हैं अपने टीचर के पास। प्यारे बच्चों, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। बच्चों, हम सभी अपने चारों ओर अनेक चीज़ों को देखते हैं जिनसे हमारी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है या फिर किसी न किसी रूप में वो हमारे काम आती हैं। जैसे कि भूमि, जल, हवा, पेड़ पौधे, जीव जंतु जो हमें प्रकृति ने प्रदान किए हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें मनुष्य ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया है। जैसे रहने के लिए घर और चलाने के लिए गाड़ी, बैठने के लिए कुर्सियाँ, लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड। ये सभी चीज़ें जो भी आप अपने चारों ओर देख सकते हैं, इन्हें पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण हमारे लिए बहुत उपयोगी है और पर्यावरण के कारण ही हम इस ग्रह पर जिंदा रह पाते हैं। पर्यावरण के कारण ही हम इस धरती पर जिंदा रह सकते हैं। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आज से हजारों साल पहले, 10,000 साल पहले आदमी क्या करता था, हमारी पृथ्वी कैसी थी, तो आप सभी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धरती बहुत हरी भरी होगी और यहाँ पर पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी मिलकर एक सामंजस्य उनमें रहा होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मानव धरती के ऊपर अपना अधिकार करना शुरू कर देता है, तो हमने क्या किया, पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। फसलों के लिए हमें भूमि की आवश्यकता हुई तो हमने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। आजकल क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मानव जो है वो पर्यावरण में परिवर्तन करता है? जैसे कार जो हमने बनाई, उसका धुआं वायु को प्रदूषित करता है। पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से प्राकृतिक पर्यावरण में मानव परिवर्तन करता है। यानी मानव अपने क्रियाकलापों से जो भी वो काम करता है, पर्यावरण पर उसका फर्क जरूर पड़ता है। आज हमने ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना ली, छोटे छोटे क्षेत्रों में बहुत सारे लोग रहने लगे। इससे क्या हुआ, भूमि पर
दबाव बढ़ने लगा जनसंख्या का और पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होने लग गया। तो हम अपने आसपास के पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। यह नहीं है कि पर्यावरण हमें प्रभावित नहीं करता। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि पर्यावरण के कारण ही हम यहाँ पर जिंदा हैं, लेकिन हमने पर्यावरण को किस तरह से प्रभावित किया है, किस तरह से परिवर्तित किया है, क्या क्या उसमें बदलाव लाए हैं, ये हम देख सकते हैं अपने क्रियाकलापों से। आपने देखा होगा कि अभी लॉकडाउन में जब ये हुआ कि शहर बंद हो गए, लोगों का आना जाना बाहर बंद हो गया, तो बहुत सारे पशु पक्षी जो थे वो आंगन में जो अभी तक नहीं दिखते थे वो दिखने लग गए। यानी जो पहले दिखते थे पक्षी, घर में चिड़ियाएँ थी, मोर आ जाते थे, अब दोबारा से वही हो गया। सिर्फ हमने 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए हम घरों में कैद रहे और ये सारे जानवर हमारे आसपास घूमने लगे। तो हमने क्या कर रखा है, पर्यावरण को कैप्चर कर रखा है, उस पर अपना अधिकार हम समझने लगे हैं। इसका परिणाम ये हुआ है कि प्रदूषण जैसी भयंकर समस्याएं यहाँ पर पैदा हो गई है। प्यारे बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे पर्यावरण के घटकों की। पर्यावरण के घटक हैं 3। एक होते हैं प्राकृतिक, दूसरे हैं मानव निर्मित और तीसरा है मानव खुद। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक घटकों की, जिसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सजीव भाग की। इसमें पेड़ पौधे व जीव जंतु शामिल हैं। इसको हम जैव मंडल कहते हैं। इसके बाद स्थल मंडल, यानी जो स्थल भाग है, पृथ्वी के धरातल का ऊपरी भाग, जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, जहाँ पर पशु रहते हैं, जहाँ पर मानव रहता है और अपने क्रियाकलाप करता है, और जहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, यानी पृथ्वी के पूरे धरातल को इसमें शामिल किया जा सकता है। उसके बाद है वायुमंडल। प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि पृथ्वी को हवा या वायु का एक आवरण चारों तरफ से घेरे हुए हैं, जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। तो इसका भी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के यहाँ जीवित रहने में एक बहुत बड़ा योगदान होता है। वायुमंडल की आवश्यकता होती है हमें जिंदा रहने के लिए, तो इसका भी एक अलग महत्व है और यह प्राकृतिक घटकों में से आता है। इसके बाद प्रकृति ने हमें दिया है जल, जिसके कारण इस सुंदर ग्रह पर हमारा जो जीवन है वो संभव हो सका है। तो पृथ्वी का 3/4 भाग जो है वो जल से ढका हुआ है, जिसमें समुद्र हैं, यानी महासागर, समुद्र, नदियाँ और झीलें आती हैं। तो इनको कहा जाता है प्राकृतिक घटक। अब चर्चा कर लेते हैं मानव निर्मित घटकों की। मानव निर्मित यानी प्रकृति ने ये नहीं दिए हैं हमें, मनुष्य ने इनका निर्माण किया है। इसमें इमारतें आ गई, ऊंची ऊंची इमारतें आप शहरों में देखते हैं। पार्क का निर्माण किया जाता है मनुष्य के द्वारा, पुल हमने बनाए हैं, सड़कें हमने बनाई हैं, स्मारक यानी जैसे ताजमहल है, लाल किला है, ये हमने बनाए हैं, उद्योग हमने लगाए हैं। तो इनको कहा जाता है मानव निर्मित घटक। इसके बाद मानव खुद एक घटक है। मानव खुद एक घटक कैसे है कि जैसे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के बाद परिवार बनता है उसका, फिर समुदाय बनता है, पूरी कम्युनिटी बनती है, उसके बाद हमारे अलग अलग पृथ्वी के ऊपर अलग अलग मनुष्यों के अलग अलग धर्म हैं। उसके बाद हम शिक्षा लेते हैं तो एक शैक्षिक वातावरण का निर्माण करते हैं, एक आर्थिक वातावरण का निर्माण भी हम मिल करके करते हैं, और एक और स्थिति का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं राजनीतिक स्थिति, जिसमें हम अलग अलग विचारधाराओं को फॉलो करते हैं, उनके पीछे चलते हैं। तो राजनीतिक स्थिति। तो इस तरह से हमने देखे पर्यावरण के घटकों को। अब चर्चा कर लेते हैं स्थल मंडल की। हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण है, प्राकृतिक जो घटक है पर्यावरण के, उनमें स्थल मंडल भी आता है। और स्थल मंडल में क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं।
स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है, यानी पृथ्वी के धरातल का ऊपरी भाग। और यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है, यानी यहाँ पर पृथ्वी के इस भाग में खनिज भी मिलते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जहाँ पर पेड़ पौधे, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, फैक्ट्रियाँ हमने लगाई हैं, प्यारे बच्चों, ये चीज़ें हवा में तो लग नहीं सकती, इनके लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। अब बात करते हैं जल मंडल की। जो जल का क्षेत्र होता है उसको हम कहते हैं जल मंडल। पृथ्वी पर जल जो है वो बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित है। पृथ्वी का जो 2/3 भाग है वो जल से ढका हुआ है और जल अनेक रूपों में हमारी पृथ्वी पर मौजूद है, जैसे महासागरों के रूप में, नदियों के रूप में और पर्वतों की चोटियों पर जमी हुई बर्फ के रूप में भी। यहाँ पर आप जल मंडल और स्थल मंडल का एक मिश्रित रूप देख सकते हैं। बीच में भूमि है जहाँ पर मानव ने अपने क्रियाकलाप किए हैं, जहाँ पर आप पेड़ पौधे देख सकते हैं और दोनों तरफ यहाँ पर आपको जल दिखाई दे रहा है। तो जल मंडल में प्रकृति द्वारा दिए गए सभी जलीय संसाधन आते हैं, जैसे कि महासागर, नदियाँ, बर्फ और उसके बाद झीलें, सभी जल मंडल में शामिल हैं। तो इसको हम कहते हैं जल मंडल। जल मंडल के बाद हम चर्चा करेंगे एक और महत्वपूर्ण मंडल की, जिसको कहा जाता है वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, हाँ, वायुमंडल पृथ्वी से चिपका क्यों रहता है, पृथ्वी के पास क्यों रहता है? क्योंकि पृथ्वी का अपना एक बल है जो सभी चीज़ों को पृथ्वी की ओर आकर्षित करता है, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। अपने चारों ओर के वायुमंडल को यह थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा भी करता है। इसमें कई प्रकार की गैसें, धूल के कण एवं जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होता है। इसका मतलब यह है कि वायुमंडल हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित भी करता है। वायुमंडल की अनेक परतें हैं जिनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। जैवमंडल, नाम से ही स्पष्ट है कि प्राकृतिक पर्यावरण में उपस्थित वे चीज़ें जो सजीव होती हैं, यानी जिसमें जंतु और पौधे आते हैं, जीव जंतु और पेड़ पौधे आते हैं, उनको हम कहते हैं जैवमंडल। पादप यानी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है, यानी एक छोटा सा, संकीर्ण का मतलब पतला क्षेत्र है, जहाँ पर स्थल, ये सारे जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, धरती के ऊपर रहते हैं। जल, और इनको जिंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? जल की। और एक और चीज़ है जिसकी हमें जिंदा रहने के लिए, या इन पेड़ पौधों और जंतुओं को जिंदा रहने के लिए जिसकी ज़रूरत पड़ती है, वो है वायु। ये मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं और पृथ्वी के इस क्षेत्र को कहा जाता है जैवमंडल। मिली, पिछली बार जब हम राजस्थान घूमने के लिए गए थे ना, तब देखो हमने कितने बड़े बड़े बालू के टीले देखे थे, और वहां के जानवर देखे आपने? ऊंट, छिपकलियां और बहुत कंटीली झाड़ियां। हाँ राहुल, वहाँ पे है ना, पानी की बहुत कमी होती है और जानवर भी अलग तरीके के होते हैं, अलग तरह के होते हैं। वहाँ पर सुना है सांप भी पाए जाते हैं और रेंगने वाले जीव जंतु भी पाए जाते हैं। लेकिन मिली, उससे पिछले साल जब हम हिमाचल गए थे तो वहां तो अलग तरह के पेड़ थे, ऊंचे ऊंचे पेड़ और पत्थर, पहाड़, कितना अलग था ना। हाँ बच्चों, ये जो आप बातें कर रहे हो ना कि अलग अलग जगह पे
अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, वहाँ की जलवायु अलग होती है, इसलिए वहाँ पर पाए जाने वाले पौधे और पशु भी अलग तरीके के होते हैं, अलग तरह के होते हैं। तो आप लोगों को ये समझना होगा कि एक क्षेत्र में जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ के चारों ओर के पर्यावरण को वहाँ का पारितंत्र कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर पारितंत्र अलग है। जहाँ की आप राजस्थान की बात कर रहे हो वहाँ का पारितंत्र हो सकता है अलग हो, और हिमाचल का पारितंत्र जो है वो अलग है। एक जगह का पारितंत्र भी अलग हो सकता है। बच्चों, एक जगह का पारितंत्र कैसे अलग हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप खेत में घूमने जाते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ के जो जीव जंतु हैं वो अलग होते हैं, और जब हम घर में आते हैं तो घर पर जो जीव जंतु होते हैं जैसे गाय है, भैंस है, या फिर घरेलू चिड़िया, यहाँ जो जीव जंतु है उनका एक अलग पारितंत्र होता है। जैसे कुत्ते हैं, कुत्ते आपको खेतों में नहीं मिलेंगे, कुत्ते आपको घरों के आसपास मिलेंगे, क्योंकि वहाँ उनको क्या मिलता है, खाना मिलता है। तो वो वहाँ पर निवास करते हैं और हमारे साथ एक संतुलन बनाकर रखते हैं। इन सभी चीजों को उस जगह का पारितंत्र कहा जाता है। प्यारे बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे मानवीय पर्यावरण की। प्यारे बच्चों, अगर हम बहुत पुराने समय की बात करें या कल्पना करें तो हमें ये अंदाज़ा लग जाएगा कि जो हमारी धरती थी वो बहुत हरी भरी रही होगी, और हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने एक ऐसा जीवन व्यतीत किया था। ये चीज़ें आप अपने दादा दादी, नाना नानी से भी पूछ सकते हैं कि उनके समय में और आज के समय में क्या अंतर है। पुराने समय में मानव जो था वो प्रकृति के बेहद करीब था और हर तरह से प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलता था। प्यारे बच्चों, प्रकृति ने हमें छोटे छोटे सुंदर जीव जैसे कि तितलियाँ, आप देख सकते हैं इसमें तितली एक बहुत ही सुंदर, और यहाँ पर प्रकृति का अद्भुत नज़ारा भी आप देख सकते हैं। और पानी के जो जीव हैं, जलीय जीव, यहाँ पर एक छोटी सी मछली आपको विचरण करते हुए दिखाई देगी। लेकिन मनुष्य ने क्या क्या बदलाव किए इसके अंदर, जैसे कि आप इसमें परिवहन के साधन देख सकते हैं, फैक्ट्री आपको दिखाई दे रही है, और ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग्स हमने बना ली हैं। हम क्या करते हैं, हम भी पर्यावरण का एक हिस्सा हैं, और प्रकृति के साथ अगर हम संतुलन बना के चलते हैं तो इसी को कहा जाता है कि मानव ने जो पर्यावरण में बदलाव किए हैं उसको मानवीय पर्यावरण कहा जाता है। यहाँ पर एक अत्याधुनिक शहर आप देख सकते हैं जिसमें मानव ने बहुत अधिक बदलाव कर दिए हैं। पहले यहाँ बहुत बड़ा जंगल रहा होगा, लेकिन आज यहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। प्यारे बच्चों, प्रकृति हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा, इन्हीं मानवीय क्रियाकलापों के फलस्वरूप उत्पन्न हुए खतरों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद। राहुल, जैसा कि हमारे टीचर ने बताया कि हमारे चारों ओर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी पर्यावरण में शामिल हैं। तो अगर हम पानी को व्यर्थ बहाते हैं, वनों को काटते हैं, दवाइयों का छिड़काव करते हैं, जानवरों को मारते हैं, तो हम पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। हाँ मिली, ऐसा करने पर पर्यावरण का नुकसान होता है और हमारे आने वाले समय में हमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मेरे दादाजी बताते थे कि पहले ना प्रकृति से बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग होता था, जैसे कि दलिया, खिचड़ी, और जो गेहूं होती थी वो भी बहुत अच्छी होती थी। क्यों? क्या अब जो गेहूं है वो अच्छी नहीं है? अरे नहीं, अब जो गेहूं हम खाते हैं उसको उगाने के लिए, उसकी ज़्यादा उपज के लिए उसमें बहुत सारी दवाइयों का छिड़काव किया जाता है, जिसमें बहुत खतरनाक केमिकल मिले होते हैं, और वो फिर उन गेहूं के दानों में भी आ जाते हैं, जिसको जब हम खाते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हाँ मिली, मैंने देखा था कि एक दिन मैं गांव में गया था, वहां खेतों में दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा था और एक आदमी तो पता नहीं क्या फेंक रहा था सफेद सफेद खेतों में। राहुल, वो खाद होती है जो गेहूं या अन्य फसलों की उपज को बढ़ाने में मदद करती है, लेकिन इन सभी चीज़ों का प्रयोग
ज़्यादा रूप में अगर किया जाता है तो फिर वो हमारे लिए नुकसानदायक भी होता है और हमारे पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक होता है।